नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। केवल 20 मिनट में नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में सरकार की ओर से कई सारे नियम को लागू कर दिया गया है और कई सारी योजनाओं का भी शुरुआत किया गया है जिसका लाभ बिहार के हर लोगों को मिलेगा। और कहां-कहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा और किनको-किनको क्या-क्या लाभ मिलेगा। फ्री बिजली गैस के दामों में कमी और फ्री राशन के साथ नए साल में 1,000 रुपए किन किन को मिलेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए साल में आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट को जारी कर दिया गया है। जिनका भी आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है उनके आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार की ओर से आधार कार्ड अपडेट करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। अप्लाई लिंक सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। पैसों की तंगी और सिर पर चढ़े कर्ज ने एक गांव के पति पत्नी को क्राइम की राह पर धकेल दिया। जल्दी पैसे कमाने की चाह में दोनों ने YouTube से नकली नोट छापने का तरीका सीखा। ऑनलाइन कलर प्रिंटर मंगाया और घर में नकली करेंसी छापने लगे। साप्ताहिक बाजारों में इन नोटों को खपाने की कोशिश के दौरान दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। परिवहन विभाग ने नागरिकों को ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी लिंक और संदेशों से सावधान रहने की अपील की है। साइबर अपराधी फर्जी वेबसाइट लिंक भेजकर व्यक्तिगत जानकारी और पैसे चुरा रहे हैं। परिवहन सचिव राजकुमार ने केवल भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल echalon.parivahan.gov.in का उपयोग करने की सलाह दी है। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और परिवारजनों को भी जागरूक करें। उचका गांव गोपालगंज में एक युवती का शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। युवक ने मंदिर में शादी कर 6 माह तक साथ रखा, फिर गर्भवती होने पर परिवार ने उसे पीटकर घर से निकाल दिया। शिकायत दर्ज कराने पर आरोपी के परिजनों ने युवती के माता पिता को भी पीटा। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नए साल 2026 में बिहार में भी जल्द लागू होगी मैया सोमारी योजना, जिसके तहत गरीब और असहाय मध्यवर्गीय महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे ताकि ये महिलाएं अपना भरण पोषण और अपनी आजीविका चला सकें। नए साल में बिहार के 50 लाख महिलाओं को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का का घर। बिहार में जितने भी महिलाएं हैं उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जाएगा। इसके तहत पहली सूची को जारी कर दिया गया है, जल्द ही दूसरी सूची को भी जारी किया जाएगा। आप अपने घर से मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। पटना में नए साल के आगमन पर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और पुलिस ने लोगों को शुभकामनाओं के बहाने भेजे जा रहे संदिग्ध लिंक या एपीके फाइलों से सतर्क रहने की अपील की है। इन लिंक्स पर क्लिक करने से मोबाइल डेटा हैक हो सकता है और बैंक खाते खाली हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने अनजान संदेशों से बचने और एंटीवायरस सक्रिय रखने की सलाह दी है। पीएम आवास योजना का लाभ अब सिर्फ जरूरतमंद परिवारों को ही मिलेगा। सरकार सैटेलाइट के माध्यम से लाभार्थियों की निगरानी कर रही है ताकि फर्जी पात्रों को बाहर किया जा सके। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड की शहरपुर पंचायत में बीडीओ देवराज गुप्ता के नेतृत्व में जांच शुरू हुई, जिसमें कई संपन्न परिवार अपात्र पाए गए। यह योजना केवल कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए है। बिहार की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 से राज्य फिल्म निर्माताओं की पसंद बन रहा है। अब तक 37 फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री को शूटिंग की अनुमति मिली है। इससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को बल मिला है। कला एवं संस्कृति विभाग फिल्म सिटी निर्माण, लोक कलाओं के संरक्षण, कलाकार पेंशन और छठ महापर्व को यूनेस्को में शामिल कराने के प्रयास कर रहा है। बिहार में 2026 का साल चुनावी घोषणाओं को धरातल पर उतारने का वर्ष होगा। एनडीए ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किया है, जिसकी शुरुआत 2026 से होगी। ग्रामीण महिलाओं को जीविका के माध्यम से सशक्त किया जाएगा। सेमीकंडक्टर निर्माण, नए उद्योग और 25 चीनी मिलों की स्थापना से औद्योगिक व कृषि क्षेत्र में विकास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सुझाव भी मांग रहे हैं। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं।
शिक्षण संस्थानों, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया टीम की तैनाती की गई है। छेड़छाड़ और अपराध पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए दीघा से कोइलवर तक जेपी गंगा पथ का विस्तार किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने 6,495 करोड़ रुपए की लागत वाले 35.65 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन प्रोजेक्ट सहित अन्य सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। बख्तियारपुर ताजपुर पुल और शहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम जारी है, जिनका लक्ष्य पटना और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा को सुगम बनाना है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है। उनके पास कृषि से अधिक गैर कृषि भूमि है, जिसमें पुणे और पटना में प्लॉट शामिल हैं। सिन्हा पर 40 लाख रुपए का बैंक कर्ज भी है। उनके पास हथियार और सोने के आभूषण भी हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जन संवाद कार्यक्रम में कई शिकायतें सुनी। गांधी मैदान ऑटो स्टैंड में ऑटो मेंस यूनियन बिहार ने पटना शहर में ऑटो किराए में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2026 से गांधी मैदान से पटना जंक्शन तक का किराया 15 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा डाक बंगला चौराहा और बिस्कोमान सहित अन्य मार्गों के लिए भी नई दरें तय की गई हैं। यूनियन ने इसके पीछे परिवहन विभाग की निष्क्रियता, नई यातायात व्यवस्था और ईंधन लागत में हुई बढ़ोतरी को कारण बताया है। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। शिक्षण संस्थानों, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया टीम की तैनाती की गई है। छेड़छाड़ और अपराध पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बिहार में इस साल संपत्ति निबंधन का नया रिकॉर्ड बना है, जिसमें दिसंबर महीने ने बाजी मारी। 30 दिसंबर को सर्वाधिक 8,606 डीड का निबंधन हुआ, जिससे 48 करोड़ 44 लाख रुपए का राजस्व मिला। ऑनलाइन सुविधाओं और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण यह तेजी आई है। खासकर साल के अंत में लोगों ने लेन देन पूरे किए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना और 32 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात कही। अगले 5 वर्षों में 25 नई चीनी मिलें स्थापित होंगी। एनडीए ने 2020 में 20 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जिसमें से 52 लाख लोगों को रोजगार मिला। अब 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य है, जिससे बिहार की नई पहचान बन रही है। पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले यह बंदी 30 दिसंबर तक निर्धारित थी। 9वीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 तक संचालित होंगी, जबकि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को कोल्ड डे और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बुधवार सुबह पेट में तेज दर्द के बाद पटना के मेडिवर्सल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने लगभग 2.5 घंटे तक उनकी जांच और इलाज किया। जांच रिपोर्ट में कोई गंभीर समस्या नहीं पाई गई और उनकी हालत सामान्य बताई गई। उन्हें दवाएं देकर खान-पान में विशेष परहेज की सलाह दी गई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बिहार सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से बिहार कृषि एक्सीलरेशन मिशन BAM और बिहार कृषि अवसंरचना मिशन BAIM को स्वीकृति मिली है। इन मिशनों के तहत 21 कृषि बाजार प्रांगणों का 1,289 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और मूल्य मिल सके। बिहार सरकार ने गन्ने की खेती में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जल संसाधन विभाग और गन्ना उद्योग विभाग की संयुक्त बैठक में अगले मानसून तक जल जमाव से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। पश्चिमी चंपारण,
पूर्वी चंपारण सहित कई जिलों में लगभग 2.5 लाख एकड़ गन्ना क्षेत्र जलजमाव से प्रभावित होता है। समस्या के समाधान के लिए स्लुइस गेट, पुलिया निर्माण और नाला सफाई जैसी योजनाएं बनाई जाएंगी। प्रधान सचिव ने तत्काल सर्वेक्षण कराने और 1 माह के भीतर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार से अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष लगातार तंज कस रहा है। इस पर उनके मामा पूर्व सांसद साधु यादव ने तेजस्वी का बचाव किया और सवालों को फालतू बताया। उन्होंने राजद कांग्रेस गठबंधन को भी बेतुका करार दिया और कांग्रेस को राजद की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया। राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए दीघा से कोइलवर तक जेपी गंगा पथ का विस्तार किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने 6,495 करोड़ रुपए की लागत वाले 35.65 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन प्रोजेक्ट सहित अन्य सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। बख्तियारपुर ताजपुर पुल और शहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम जारी है, जिनका लक्ष्य पटना और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा को अधिक सुगम बनाना है। मुजफ्फरपुर में अगले 6 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, जिससे कनकनी और ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। जेट स्ट्रीम और पछुआ हवाओं के प्रभाव से यह स्थिति बनी है। सुबह घना कोहरा छाने और दिन में धूप न निकलने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए 2 नए कोषांग, स्पीडी ट्रायल और विभागीय कार्यवाही गठित करने की घोषणा की है। महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि 2026 तक भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित सुनवाई और सजा दिलाने पर विशेष ध्यान रहेगा। 2025 में 122 भ्रष्टाचार मामलों में कार्रवाई हुई, जिसमें 101 रिश्वत और 15 आय से अधिक संपत्ति के मामले शामिल थे। नीतीश सरकार के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों के पास करोड़ों की संपत्ति, सोना, कृषि भूमि और हथियार हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी के पास 22 करोड़ से अधिक बैंक जमा हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी करोड़पति हैं। कई मंत्रियों ने रिवॉल्वर और राइफल रखने का भी शौक बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 400 बेड के हड्डी रोग अस्पताल का कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। 215 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह अस्पताल मार्च 2026 तक तैयार होगा, जो मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने मरीजों से भी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क से 63 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक का राजस्व एकत्र किया है। इसमें 33 करोड़ 88 लाख रुपए ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए, जो डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के तहत 5 करोड़ 92 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। निगम ने नागरिकों से समय पर कर भुगतान करने की अपील की है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रेल ओवरब्रिज आरओबी के डिजाइन की स्वीकृति में हो रही देरी पर चिंता जताई, जिससे परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब हो रहा है। बैठक में 55 आरओबी के निर्माण की प्रगति और आ रही बाधाओं पर चर्चा की गई। साथ ही 32 आरओबी के निर्माण की भी समीक्षा की गई, जिनमें से 9 आरओबी के पहुंच पथ पूरे हो चुके हैं। बैठक में विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। अयोध्या सिने अवार्ड 2025 में भोजपुरी सिनेमा के सितारों को सम्मानित किया गया। अरविंद अकेला कल्लू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रानी चटर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। पवन सिंह ने कई श्रेणियों में जलवा बिखेरा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गायक और सर्वश्रेष्ठ नायक शामिल हैं। निर्माता अभय सिन्हा और वितरक निशांत उज्ज्वल को भी विशेष सम्मान मिला। यह समारोह भोजपुरी सिनेमा की प्रतिभा और प्रगति का उत्सव रहा।
बिहार के 13 विश्वविद्यालयों और 268 महाविद्यालयों में लगभग 8,000 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी है। उच्च शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को रोस्टर क्लियरेंस का आदेश दिया है। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से तकनीकी सहायक, एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होंगी। यह पहल उच्च शिक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और तकनीकी मांगों को पूरा करने के लिए की जा रही है। कृषि मंत्री ने बिहार में फार्म मशीनरी बैंक एफएमबी योजना को किसानों के लिए लाभकारी बताया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रत्येक जिले में एक एफएमबी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कुल 38 बैंक बनेंगे। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए की परियोजना लागत पर 80% अधिकतम 8 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और कृषि उपज बढ़ाना है। जीविका समूह, किसान संगठन और पैक्स जैसे समूह इस योजना के लाभार्थी होंगे। बिहार का पारंपरिक व्यंजन पीठा अब गांवों से निकलकर शहरों और महानगरों तक पहुंच गया है। दैनिक जागरण पीठा दिवस के माध्यम से इस विरासत का जश्न मनाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होकर ऊर्जा, पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बना पीठा बच्चों, वृद्धों और जवानों सभी के लिए पौष्टिक है। हर साल 31 दिसंबर को यह दिवस बिहार की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने पटना में औद्योगिक विकास तेज करने और रोजगार बढ़ाने के लिए फतुहा में उद्यमी संवाद आयोजित किया। 40 उद्यमियों से नए उद्योगों की स्थापना, निवेश और समस्याओं पर चर्चा हुई। फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में 14 नई इकाइयां स्थापित हो रही हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य पलायन रोकना है। हर माह उद्योग संवाद होगा। बिहार सरकार के मंत्री डॉ अशोक चौधरी की डिग्री को लेकर विवाद गहरा गया है। राजद प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने उनकी पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। राजद का कहना है कि मंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। उनकी पीएचडी अशोक कुमार के नाम से होने और दस्तावेजों में तकनीकी विसंगतियों पर सवाल उठाए गए हैं, जिसकी जांच आवश्यक है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हिजाब विवाद पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सलाह दी है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन की राष्ट्रपति मुर्मू के साथ तस्वीर साझा करते हुए नीतीश कुमार को संबोधित एक लंबा पोस्ट लिखा। अंसारी ने सोरेन के सरल स्वभाव और मानवीय दृष्टिकोण की प्रशंसा की, जबकि नीतीश को संवैधानिक मूल्यों और पहनावे के सम्मान पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने की अपील की। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन व पेंशन भुगतान के लिए 303 करोड़ 29 लाख रुपए जारी किए हैं। इसमें दिसंबर माह के वेतन के लिए 135 करोड़ 7 लाख रुपए तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ के लिए 168 करोड़ 29 लाख रुपए शामिल हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ N.K. अग्रवाल ने बताया कि यह राशि कर्मचारियों के लिए नए साल पर बड़ी राहत साबित होगी। राज्य सरकार ने वर्ष के अंतिम दिन भारतीय पुलिस सेवा के प्रोन्नत अधिकारियों के पदों को उत्क्रमित करने का आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों की कुर्सी नहीं बदली गई है, वे अपने वर्तमान पद पर ही बने रहेंगे। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में पदोन्नत किया गया है, जबकि 3 डीआईजी को आईजी रैंक में पदोन्नति मिली है। कुल 26 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति मिली है।